नमस्ते। मैं आज अपने दोनों गुरुओं के विषय में कुछ बताने के लिए बैठा हूँ। मैं कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे दोनों तबला गुरु तो बहुत है, पूरा संपूर्ण दुनिया ही गुरु है। अब एक जूता चप्पल जो सीते हैं वो भी गुरु हैं, उनसे भी जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो सीख सकते हैं। और जो वॉशरूम वगैरह क्लीन करते हैं वो भी गुरु हैं, क्योंकि वो जो कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उनसे भी कुछ चीज़ सीखने की है। तो पूरा ब्रह्मांड, हर व्यक्ति, संपूर्ण प्रकृति, सब गुरु हैं। उस हिसाब से इन ब्रॉडर एस्पेक्ट गुरु तो सब लोग हैं, लेकिन मैं इस समय केवल हम मेरे तबले के गुरु के ऊपर, तबले में भी अगर कहा जाए तो सारे लोग गुरु हैं, क्योंकि जिनका भी सुन रहे हैं, जिनका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लाइव सुनने का, ऐसे सारे लोग, चाहे वो किशन महाराज जी हों, चाहे शांता प्रसाद जी हों, चाहे हमारे दो गुरु हों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, या ईश्वर लाल जी हों। इसके अलावा जो लतीफ़ खान साहब, शफात अहमद खान साहब, जिनको मैंने लाइव सुना, मैं उनके विषय में बता रहा हूँ। जाकिर जी, सपन चौधरी जी, कुमार जी, कुमार घोष जी, अनिंदो जी, सारे लोग गुरु हैं, क्योंकि सभी से सामने बैठ के नहीं सीखे हैं, लेकिन सभी से कुछ न कुछ सीखे हैं सुन के। और ये भी मेरे जो तबले के गुरु रहे हैं, उनके ही मार्गदर्शन में ये हुआ है कि वो वही लोग इस तरह बोलते थे कि सबका सुन के उनसे जो भी एक अच्छा चीज़ है उसको लेने का प्रयास करना। इसीलिए सभी लोग गुरु हैं, यहाँ तक कि हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वो भी हमारे गुरु हैं। हम अपने गुरु भाइयों से बहुत कुछ सीखे हैं, तो उनके बारे में, सारे गुरु भाइयों के बारे में मैं चर्चा करूँगा, जिनसे मैं कुछ ग्रहण किया। पहले मैं अपने दो गुरुओं के बारे में बात करता हूँ। तो हम लक्ष्य ये बनाते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो 15-20 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन दोनों गुरुओं के बारे में चर्चा करने के लिए 15-20 मिनट में होगा कि नहीं, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, अगर हो जाता है, निभ जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो एक में एक गुरु को लेंगे, फिर दूसरे में दूसरे गुरु को लेंगे, इस तरह करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे तबले के दो गुरु, मतलब जिनके सामने बैठ के मैंने सीखा है, इसमें प्रथम गुरु रहे हैं पंडित रामजी मिश्र जी, जो मेरे दादा गुरु जी पंडित अनोखेलाल जी, उनके पुत्र थे, उनके वरिष्ठ पुत्र थे। और जहाँ तक बात है राम जी गुरु जी के बारे में, तो वो असंभव प्रतिभा के धनी थे। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि तबले को लेके चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो कैसे कलाकार थे, कैसे सिखाते थे, और इंसान कैसे थे, इस पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो
राम जी गुरु जी के बारे में क्या कहें, असंभव प्रतिभा के धनी थे। और मैं कहूँगा कि केवल 21 लगभग 20-21 साल की उम्र में वो भारत के दिग्गज कलाकारों के साथ बजा रहे थे, जैसे पंडित रविशंकर जी, निखिल बनर्जी जी, उस्ताद अमजद अली खान साहब, इन सबके साथ वो 20-21 साल लगभग उस उम्र में वो बजा रहे थे पूरे देश में। और सिद्धेश्वरी देवी जी तो बाद में जो लोग जानते हैं वो लोग जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि उनकी कुछ अस्वस्थता हो गई थी। वो उनका जीवन काल काफ़ी था, जीवित थे, लेकिन वो स्वस्थ नहीं थे। और यही कारण है कि उनका जो एक कहेंगे दबदबा, वो चीज़ फिर बरकरार नहीं रह सकी। वो फिर जिसको कहते हैं संगीत जगत से हटने लगे। नहीं तो हम कहेंगे अगर वो स्वस्थ रहते तो बाद के उन लोगों के जनरेशन में, जैसे बहुत ज़्यादा बाहर के, बनारस के बाहर के जो जितने भी बजाने की शैली है, वो जो एकदम बहुत ज़्यादा हावी होने लगा, खास करके जाकिर जी के उदय से, वो एक उनका बजाने का वो जो इतना प्रभाव छोड़ा, तो वो नहीं होता हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जाकिर जी तो असंभव, मतलब सदियों में एक ऐसा पैदा होते हैं, ऐसे कलाकार थे। लेकिन अगर राम जी गुरु जी स्वस्थ रहते हैं तो बनारस से एक प्रति उत्तर उनको मिलता रहता, जिसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन शब्द तो उचित नहीं है, मुझे और कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए मैं इसका प्रयोग किया। तो एक हेल्दी तरह से जो आदान प्रदान होता, क्योंकि उनका कोई प्रत्युत्तर इधर से नहीं रहा, उनके वो जब आ रहे थे, पूरा एकदम उदय हो रहा था उनका, उस समय वो वर्चस्व कायम किए, वो करते ही, लेकिन एक ही दो किस्म के बाज जो है वो प्रमुख हो गया। उसमें एक बहुत बड़ा कारण मेरे हिसाब से कि राम जी गुरु जी का अस्वस्थ हो जाना और संगीत जगत से उनका समय से बहुत पूर्व हट जाने से ये स्थिति पैदा हुई। नहीं तो वो ऐसे कलाकार थे कि हम क्या बताएं, उनकी बजाने की जैसे बहुत सारी टेक्निक। अच्छा, उनकी शिक्षा पद्धति मैं बता दूं, वो बैठ के, जितना मुझे समझ में आया, वो बैठ के एक एक चीज, ऐसा उंगली, ऐसा हाथ, ऐसा बताने वाले वो गुरु नहीं थे। उनका था कि मैं बजा रहा हूँ, आप बजाइए। तो उनके साथ बजाना होता था और बस उनकी उंगलियों को देख के जितना हम ले सकें। तो मुझे जहाँ तक लगा, हम जिस उम्र में उनके पास गए थे, मेरा 8-10 साल उम्र रहा होगा, 8 साल रहा होगा। वो हमसे काफ़ी ज़्यादा, हम मतलब बाउंसर था मेरे लिए। हम बहुत बाद में हम ये फील किए, रियलाइज़ किए कि अद्भुत टेक्निक उनके तबले में था। अब ये मुझे कौन बताएगा, क्योंकि अब तो
कोई है नहीं जीवित। वो टेक्निक जान के प्रयोग करते थे या वो उनका नैसर्गिक था? मेरे हिसाब से हमारे दादा गुरुजी पंडित अनोखेलाल जी वो अपने समय से बहुत पूर्व का वो सोच मतलब उनके पास था। वो जिस तरह से हाथ का रखाव और सब कुछ जो है इस तरह से परिवर्तन नहीं मतलब उसको वो प्रयोग में लाए और सारा टेक्निक वगैरह जिसको टेक्निक कहेंगे लेकिन वो भी उनका भी नैसर्गिक रहा होगा या वो सोच बहुत सारा सोच विचार किए होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल नैसर्गिक, वो बहुत ही अपने समय से पूर्व उनका जन्म ग्रहण हुआ था। तो बहुत पहले बहुत कुछ सोच के चले गए इस दुनिया से, बहुत कम उम्र में चले गए। तो 40-42 साल में दुनिया को एकदम तबले के दुनिया में तहलका मचा के वो चले गए। तो उनका जो टेक्निक था वो टेक्निक तो पुत्र होने के नाते इनके पास आना ही था, लेकिन इनमें भी कुछ नैसर्गिक गुण था जो कि वो अनायास ही प्रयोग करते थे। जैसे हम बहुत सारी चीज, जैसे उनका धीक देना, फिर धाड़ता देते, फिर नाधिन दिन, कड़ी उंगली का नाधिन देना, फिर धैर्य अप्रतिम था। और इन सारी चीजों में पूरा दुनिया जिस तरह से बजाता है वो ऐसा नहीं बजाते थे। उनकी उंगली का फेंक, हाथ का फेंक अलग था। और ये वो बताए नहीं थे, ये बहुत बाद में मतलब सोचते सोचते चिंतन मनन करते करते ये समझ में आया कि अच्छा वो ऐसा करते थे। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे गुरु भाई पंडित किशन राम ढोलकर जी का भी नाम लेना सर्वथा उचित है, क्योंकि राम जी गुरु जी का तबला अगर आपको सुनना है तो आप पंडित किशन राम ढोलकर जी को सुनिए। एकदम हूबहू वही चीज, वही हाथ। और वो बहुत साथ किए हैं, साथ में रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से कई गुना ज़्यादा वो सीखे हैं, कई गुना ज़्यादा वो अच्छा बजाते हैं। तो उनके साथ मेरी चर्चा होती रहती है, तो कुछ मेरी अपनी खोज और अधिकतर उनका जो कहना है रहता है, वो हम लोग आदान प्रदान करते करते हम लोग बहुत चीज आविष्कार किए कि अच्छा ये हाथ इस तरह था, ये उंगली ऐसा था, बंद नारिन देना वो ऐसा बजाते थे कि हम क्या बताएं, जो सुनेंगे वही उसको फील कर सकते हैं। लेकिन वो भी टेक्निक से जाता था। और उस ये धैर्य में भी, नादिन दंडा में भी, धिक दिन और धड़धा देते, इन चार चीज में एक विशेष टेक्निक पकड़ में आया है इतने दिनों में। कभी अभी तो उनके विषय में बात हो रही है, कभी तबले के विषय में अगर अलग से हम कुछ बनाएंगे तब हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी में फिर 30-40 मिनट चला जाएगा। अभी हम इसमें विस्तार से नहीं जा रहे हैं। और उनका नेचर ऐसा था, ही वॉज एब्सोल्युटली चाइल्ड लाइक। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पुत्रों से भी, अपने बेटों से भी, अपने शिष्यों से भी वो कभी किसी से तुम करके बात नहीं करते थे। सब आप बजाइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप इसको डांटते भी थे तो भी आप करके ही बोलते थे। डांटना बहुत कम होता उनका। जब कभी अस्वस्थता के कारण कभी मूड उनका बिगड़ता था तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन वैसे वो डांटने वाले इंसान नहीं थे। बहुत ही चाइल्ड लाइक थे और कहीं भी वो पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे, वहां पे बहुत खुशी मस्ती का माहौल छा जाता था। बहुत डाउन टू अर्थ थे, कोई वो नहीं था। तो अद्भुत इंसान थे, ऋषि तुल्य, और अद्भुत वादक तो थे ही।
अद्भुत कलाकार थे। हम एक सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ उनकी एक शायद नेशनल प्रोग्राम में वो हुआ था, उसमें वो कई बार लग्गी उठे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी शायद यूट्यूब में भी मिलेगा। तो उसमें वो कई बार 4-5 बार लग्गी के लिए उठे हैं और हर बार वो, हमको जहां तक याद है, एक ही लग्गी बजाए हैं, धातिन नाड़ा। जो अभी के समय में जो लग्गी बजाते हैं वो तो हर क्षण में, हर 1 मिनट में चेंज करते हैं, ये लग्गी, वो लग्गी, वो लग्गी। तो स्थितिशीलता है ही नहीं। तो वो एक ही लग्गी बजा रहे थे, लेकिन हर बार लग रहा था, हर बार यहां से एकदम आह निकल रहा था और लग रहा था कि और बजे, और बजे। एक ही चीज बजे जा रहे हैं और लग रहा है कि आह क्या साउंड क्वालिटी है। ना में जो बज रहा है ना, वो लग रहा है कि एकदम यहां पे आके चुभ रहा है। अद्भुत है। मैं बाद के जनरेशन के बच्चों को मैं ये कहूंगा कि सुन के देखें कि इस सब चीजों की साउंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए और जमीन क्या होनी चाहिए और सफाई क्या होनी चाहिए। तो ये रही बात। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार कहीं पे सीखने गया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो वहां पे उसके पहले मैं घर में सीखा था अपने चाचा के पास, और मैं बहुत जगह बजा रहा था। बच्चा था, सब लोग कहते थे कि अच्छा बजा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उस समय कैसा बजा रहा था। मुझे उस समय लगता था कि मैं बहुत अच्छा बजा रहा हूँ। तो शायद 8-9 साल उम्र के बाद मुझे चाचा जी को लगा कि इसको किसी के बड़े गुरु के पास भेजना चाहिए, इसको अब मैं आगे इसको बता नहीं पाऊंगा। तो मैं जिनके पास गया था वो मेरे हाथ का जो रखाव है उसको बदल दिए, सब बदल दिए, उंगली सब बदल दिया। उस समय हम बहुत कुछ बजा रहे थे, हम गिना दाड़ 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 ये सब बजा रहे थे, और वो हाथ का रखाव बदल दिए, बदल के फिर धा धा ते धा धा यहाँ से शुरू किए। तो हम बहुत हतोत्साहित रहते थे, मेरा मन नहीं लगता था, हम बजाते बजाते रोते थे, आंख से आंसू निकलता था। तो कुछ दिनों बाद फिर घर के हमारे पिताजी, माँ, फिर चाचा जी, सब लोग बताए कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर हमको वो राम जी गुरु जी के पास ले गए, और कितना, अब क्या बताएं, इतने बड़े कलाकार, और उस समय भी वो स्वस्थ नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा अस्वस्थ नहीं हुए थे, इतना ही कहेंगे। तो आए कमरे में और आके एकदम, मतलब मुझे उनकी बातचीत से कहीं से भी एक भय होना या कुछ भी नहीं लगा। ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी चाइल्ड लाइक, और हमको वो बोले कि ठीक है कुछ सुनाइए, तो सबको आप बोलते थे। तो मैंने थोड़ा बहुत सुनाया, तो फिर चाचा जी ने कहा कि इसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, इसके हाथ में कोई समस्या है, इसको क्या कुछ बदलने की जरूरत है। तो मुझे अभी भी याद है, वो कहे नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो पहला दिन आया है, हम लोग केवल बातचीत करने के लिए पिताजी चाचा जी ले गए थे, लेकिन वो कहे कि नहीं ठीक है, संडे को भेज दीजिए, पढ़ता है ना, पढ़ता है, स्कूल जाता है, उसको समय नहीं मिलेगा, संडे को भेज दीजिए, हर संडे को। और पहला दिन आया है, उसको हम कुछ बता देते हैं। देखिए क्या बात है, कोई आज के तारीख में ऐसा सोच सकते हैं। तो वो हमको एक टुकड़ा बताए, वो था
जो है, एक तो ये दादा गुरुजी के बहुत सारे रिकॉर्डिंग में मैंने देखा है कि वो जब सोलो खत्म करते थे तो इस टुकड़ा को बजाते थे। तो वो उस लेवल का टुकड़ा वो एक 8 साल के बच्चे को पहले दिन आए और सिखा दिए। और ये टुकड़ा अभी लोग बहुत ऑफ बीट और ये सब बहुत बोलते हैं, लेकिन ये टुकड़ा अपने आप में ऑफ बीट में है। देखिए पूरा ऑफ जा रहा है। ये हाथ ताली देना छूट जाता है। तो ये उनके पास जब हम गए थे तो पहले दिन मुझे ये टुकड़ा मिला था। और हम एक चीज और बताएं, वो एक समय काफी दिन तक उनके बहुत सारी अस्वस्थता के कारण हॉस्पिटल में थे, लगभग 1 महीना, और बहुत सारी क्रिटिकल समस्याएं थी और बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला था और बहुत छोटे कद के दुबले पतले इंसान थे और भी एकदम कमजोर हो गए थे। तो उसमें एक डॉक्टर जो है, जब वो रिलीज हो रहे थे तो एक डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे वो ऐसे ही कहें कि पंडित जी अब तो आप स्वस्थ हो गए, तबला सुनाएंगे ना। अब देखिए उनकी एटीट्यूड देखिए, अभी ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। वो कहें कि तबला सुनाएंगे ना, तो कहें कि हाँ बिल्कुल, अच्छी बात। वो अच्छी बात खूब बोलते थे, अच्छी बात सुनाएंगे। वो एक बार भी नहीं बोले कि अरे अभी तो हम हॉस्पिटल से जा रहे हैं, 1 महीना तक तो अभी इतना हम कमजोर हो गए हैं, पहले थोड़ा हम कुछ खा पी के तंदुरुस्ती पा लें, फिर जो है कुछ रियाज करें, फिर सुनाएंगे। कोई नहीं बोला हाँ सुनाएंगे। और उसके बाद भी जो धड़ध धेते, उसके कुछ दिन बाद धड़ध धेते कहीं बजा रहे थे, शायद घर में ही, वो धड़ध धेते में जो पावर आ रहा था, और तभी से हम लोगों को लग रहा था कि ये केवल रियाज से नहीं हो रहा है, इसमें कुछ बात जरूर है टेक्निकली जिसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उनको पूछने से वो नहीं बताएंगे, उनको देख के आप सीखिए, वो सामने ही बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा वो टेक्निक है वो सामने बजाने के बावजूद पकड़ में नहीं आएगा अगर आप एकदम उसमें डूब के नहीं देखेंगे। तो ये सारी टेक्निकलिटी के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और वो सारी चीज हम उसको उसमें बताएंगे। और जो टेक्निक उनके पास था वो नैसर्गिक था, और वो अगर वैसा ही सुनना है तो मैं फिर से अंत में कहना चाहूँगा कि आप किशन राम डोकर जी को सुनिए तो आपको उनकी झलक मिलेगी। तो उस समय 20-21 साल उम्र में वो इतने सारे दिग्गजों के साथ बजा रहे थे, क्या होना था, मतलब उनको पूरे विश्व में जिस तरह से जाकिर जी, उसी तरह उनको भी राज करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है और इसके पीछे क्या लोग कहेंगे प्रारब्ध और क्या क्या सब, मुझे इन सब बातों पे बहुत वो नहीं है। खैर वो फिर अलग विषय में चर्चा हो जाएगी। तो फिलहाल उनके बारे में इतने कम समय में बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा हम कहेंगे एक इंट्रोडक्शन, ये हम केवल जो हमारे बाद के जनरेशन के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने ये सोचा, और ये केवल और केवल एक अगर उन लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा भी प्रेरणा बने और उन लोग उनके तबले को सुने, जितना भी अभी यूट्यूब में उपलब्ध है, और कोशिश करें उस साउंड क्वालिटी को, उस क्लैरिटी को पाने का, तो हमारे ख्याल से बहुत बड़ा एक काम होगा। ठीक है, तो अगली बार फिर हम लोग
मेरे अपने दूसरे गुरुजी पंडित छोटेलाल जी मिश्र, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्ते।